अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान पे रखे। आज की हमारी वीडियो एनईडी के पास पेपर से रिलेटेड 2003 के सोल्यूशन के लिए है, लेकिन इसके अलावा 2001 और 2002 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ भी डिटेल में मौजूद है। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मास इन ग्राम ऑफ 6.02 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो डायरेक्ट आप इसके अंदर फॉर्मूला वगैरह आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले भी बताया था 2001 में भी और 2002 में भी इस तरह का सवाल आया। डायरेक्ट आपने ये वाला रिलेशन लगाना है। 1 मोल के अंदर 1 मोल H2O, इसके अंदर कितने ग्राम होते हैं? तो 1 मोल H2O के अंदर इसका मोलर मास निकालोगे तो 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम H2O। और अगर बात किया जाए 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये चीज़ फिक्स होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल H2O। तो आपसे यही पूछ रहा है कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल के जब होगा यहाँ पर मॉलिक्यूल H2O का, तो कितने ग्राम होंगे वाटर के? तो 18 ग्राम होंगे उस टाइम वाटर के। ना आपने डिवाइड करना, ना इस बार मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना। ये आंसर डायरेक्ट निकल कर आ गया, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो गया। दूसरा आपसे रटा रटा ये सवाल है कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। अलॉय क्या होता है? जब दो मेटल को आपस में मिलाते हो, दो मेटल तीन मेटल को मिलाते हो, तो उसके नतीजे में जो चीज़ हासिल हो रहा होता है उसको हम कहते हैं अलॉय। और मेटल मेटल होते हैं इस तरह से, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, आपको वहाँ डिफरेंस पता चल जाएगा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूलर यूनिट क्या होता है, फार्मूला यूनिट क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं चलता है। वो समझ नहीं पाते कि कौन मॉलिक्यूल है और कौन हमारे पास फार्मूला आ रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पर लिख दें कि भाई C6H12O6, मैं आपसे पूछूं कि ये मॉलिक्यूलर यूनिट है, फार्मूला यूनिट है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट नहीं, मॉलिक्यूलर यूनिट है। तो डिटेल आपको मेरे चैनल के अंदर आपको एक वीडियो स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, तो उसको आप देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इससे आपको पता चल जाता है कौन एटॉमिक यूनिट होता है, कौन फार्मूला यूनिट होता है, कौन मॉलिक्यूलर यूनिट होता है। और अलॉय वो चीज होता है जब दो मेटल को मिलाया जाता है। अगला, अच्छा, इसका ऑप्शन ब्रास किसका अलॉय है? तो ब्रास कॉपर और जिंक का अलॉय है। और इसके अलावा कुछ अलॉय और भी है जो आपकी किताब के अंदर मौजूद है 9th क्लास के अंदर। अगर इन सबको भी देखना चाहो तो देख लो। वैसे पेपर के अंदर सिर्फ ब्रास का ही आता है जो कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला वाला है एटॉमिक रेडियस ऑर्डर फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इन ग्रुप 2 है। ग्रुप 2A का हमसे पूछ रहा है कि एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये रूल होता है कि ऊपर साइज कम होता है ग्रुप के अंदर, फिर नीचे और बढ़ता रहता है, नीचे और बढ़ता रहता है और मजीद बढ़ता रहता है। तो वो आपसे ना तरतीब पूछ रहा है। तो अब आपको इसके लिए ना प्रेडिक्टेबल थोड़ा बहुत याद रखना। अगर प्रेडिक्टेबल याद नहीं किया है तो इसी चैनल के अंदर आपको प्रेडिक्टेबल याद करने का ट्रिक भी है। 1.5 मिनट के अंदर भी आप वो पूरा ट्रिक याद कर सकते हैं। तो डिटेल में आपको चाहिए तो डिटेल वाला भी मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। लेकिन ग्रुप 2A का जो ट्रिक होता है कुछ इस तरह से होता है, बीम जी का सरबाड़ा। ये देखिए, यूं आया बीम जी, ठीक है, का सरबाड़ा। तो अब आपने इससे चेक कर लीजिए, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज हमारे पास इंक्रीज होता रहता है। तो किससे ये मैच कर रहा है? तो पहला वाला देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, ये चारों लगे तार है यहां से लेकर यहां तक का। तो ऑप्शन ए सही होगी। ऑप्शन बी के अंदर क्या कर रहा है भाई? एसआर पहले दे दिया, सीए एमजी ऊपर नीचे से पूछ लिया कि भाई वो कह रहा है कि स्ट्रोनियम का जो साइज होता है छोटा होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा नहीं, ऊपर से नीचे आते तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा होता है। इंक्रीज लिख देता हूं, ये और भी जगह आपको काम आ जाएगा। इंक्रीज, पूरे प्रेडिक्टेबल के अंदर यही ट्रेंड चल रहा होता है, इंक्रीज एटॉमिक रेडियस। ठीक है। और सी में तो दिया हुआ एस आर दे दिया, फिर बी उठा के दे दिया आगे पीछे। तो आपको जब तक प्रेडिक्टेबल का तरतीब याद नहीं होगा ना, आप इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे। इससे तो ग्रुप 1 के अंदर जाते हैं तो उसका ये होता है हा ली ना के रब सिस फरियाद। भले हाइड्रोजन को हटाना तो हटा दो, ग्रुप 1 के एलिमेंट नहीं, ये आपको तरतीब मिल गई। हर लाइन का ना आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा। जैसे एक होता है बैगन, आलू, गाजर, इंतेली, नहीं, ग्रुप 3A का है। कैसी, गीत सुनाओ, पाबू फलेविया, ग्रुप 4A का है। इसके अलावा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिहारी, मैकडोनल्ड्स पे। फिर कल बार आई, आत्मा तस्लिमा, हीनी और करीना से रंगमाना, ओजी, ग्रुप 0 ग्रुप का है। तो आप देख लीजिएगा तो आपको प्रेडिक्टेबल याद हो जाएगा। अब तक आप लोगों ने प्रेडिक्टेबल याद नहीं किया सेकंड ईयर में पहुंचने के बावजूद भी। तो अच्छा जी, आगे वाले में आते, कह रहा है कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर रिजेंबल। ये ग्रुप 7 है, हेलोजन के मेंबर से। कह रहे हैं कि इन सब का क्या चीज एक जैसा होता है? भाई वैलेंस शेल, पहला बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग होता है। क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर 17 होता है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका अलग होगा। आयोडीन का एटॉमिक नंबर अलग होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग हो। लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सबका एक जैसा होगा। इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी 7 होंगे, इसको भी 7 होंगे, तभी तो ये लोग ग्रुप 7A के अंदर काउंट हो रहे होते। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। बी गलत है। सी में बोल रहा है एटॉमिक साइज, कि क्या एटॉमिक साइज रिजेंबल एक जैसा? नहीं भाई, इसका साइज कुछ और होगा, इसका साइज कुछ और होगा, इसका साइज कुछ और होगा। रिएक्टिविटी भी सबकी अलग अलग होती है। अगर हैलोजन की फैमिली में आते हैं तो उसका सीरीज ये होता है। देखिए, फिर, कल, बार, आई, आत्मा, तस्लीमा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो आपको हैलोजन फैमिली के अंदर मिलता है वो फ्लोरीन का मिलता है। अब फ्लोरीन सिर्फ अपने ही ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव में, पूरे पेरियोडिक टेबल के अंदर भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से और साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह का। वैसे तो यही कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है, अगर ये भी आपको पता हो तो एमसीक्यूज में अच्छी बात है। 4.0 होता है। पूरे पेरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही होता है। और अगर सबसे चले आगे जब जाएंगे, फ्लोरीन वाला एक सवाल है तो वहां इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे आते हैं। चले, ये 4 एमसीक्यूज तो हो गया, 5वां जो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो लिखना है इसमें लिखे आप। न्यूमेरिकल 5 में पूछ रहा हूँ व्हाट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलैरिटी NaOH न्यूट्रलाइज्ड टू ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी H2SO4। कुछ बच्चे एक चीज याद रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला अलग होता है, डाइल्यूशन का फॉर्मूला अलग होता है। एक फॉर्मूला कुछ बच्चे ना यहाँ पर ये वाला अप्लाई कर देते, ठीक है, M1V1 इज इक्वल टू M2 और V2। ये फॉर्मूला नहीं लगता है। ये फॉर्मूला डाइल्यूशन के लिए होता है। न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या होता है, दोनों के नीचे n लग रहा होता है। यहाँ पर N1 भी आता है और यहाँ पर होता है N2 होता है। अब कोई भी साइड एसिड मान लो, इस साइड को आप लोगों ने एसिड मान, न्यूट्रलाइज में यही होता है, एसिड और बेस दोनों इक्वल हो जाता है, तभी इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एसिड हुआ और इस तरफ क्या आ गया, बेस आ गया। अब अगर आप डेटा को चेक करो तो चले यहाँ पर आते हैं। इसको अगर आपने बेस माना है तो बेस में ये वैल्यू हो गई, यहाँ पर M2 हो गया। यहाँ पर जाते हैं तो ये कंसंट्रेशन है 0.5, तो ये हो गया M2 हो गया, वहाँ पर M1 हुआ, ठीक है, ये एसिड है ना, H2SO4 एसिड है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1। इस वैल्यूज को यहाँ पर आप ऐड कर दो। M1 की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। V1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। और इसके अलावा M2 की वैल्यू कितनी है, 0.1 है। और V2 आपने मालूम करना वॉल्यूम इसके अंदर। अब सवाल ये कि सर N1 और N2 क्या पुट होगा, तो इसके लिए आपको न्यूट्रलाइज करवाना पड़ेगा। इन दोनों को आप न्यूट्रलाइज करवाइए। इसके लिए जो इक्वेशन अप्लाई होगा ये रहा, NaOH प्लस H2SO4, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सॉरी, ये इक्वेशन आपने बनाना पड़ेगा। भी इक्वेशन आपको आना चाहिए। इस लेवल पे आने के बाद आपने Na और इसको मिलाइएगा तो ये बनाएगा यहाँ पर Na2SO4। यहाँ पे 2H है, ठीक है, और यहाँ पे एक बार OH है, तो ये आपस में बैलेंस नहीं हो रहा है। एक हाइड्रोजन एक OH के साथ जाता है। जब हाइड्रोजन 2 बार है तो OH भी 2 बार होना चाहिए, तो इसको आपने 2 मोल लेना। जैसे आप इसको 2 मोल लीजिएगा तो यहाँ पे ये भी हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। तो OH और H2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2H2। तो इससे आपको मोल मिल गया, यहाँ पे 2 मोल आ गया और यहाँ पे 1 मोल आ गया। तो ये हमारे पास एसिड है, तो एसिड को हमने 1 लेकर चलाया है, तो ये वैल्यू N1 की हो गई, ये वैल्यू हो गई N2 की। तो इसके नीचे 1 आएगा और इसके नीचे 2 आएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, M1 और क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2 और V2। ये फॉर्मूला लगाना गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला न्यूट्रलाइजेशन के लिए है ही नहीं, ये डाइल्यूशन के लिए। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस मिलता है, जबकि डाइल्यूशन के अंदर कोई भी हमारे पास बीकर वगैरह मौजूद है, अगर इस बीकर के अंदर बेस है, NaOH है, तो इसमें एसिड नहीं डलेगा, इसके अंदर वाटर डलेगा, इसको डाइल्यूट करेगा। वाटर डलेगा तो इसका लेयर और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई बेस है और अगर आपने एसिड ऐड कर दिया तो ये अमल न्यूट्रलाइजेशन में चाहता है। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। ये फॉर्मूला आप डाइल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं, और 2003 के अंदर ना दोनों सवाल दे दिया था उन्होंने, न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी दे दिया, डाइल्यूशन के लिए भी। तो इसके बाद डाइल्यूशन वाला करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना अलाउ है। तो इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो ये 0.5 यहाँ रहा, ये 2 यहाँ है, और ये 2 को आप उस तरफ भेज दो, यहाँ पे 2 और नीचे कितना आ जाएगा, 0.1, ठीक है। अब इसको आपने पूरा सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैथ वगैरह आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है तो बहुत अच्छी बात है। NAD के अंदर तो वैसे अलाउ होता है, लेकिन अगर कहीं और किसी ऐसी जगह में जा रहे हो जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना पड़ेगा। 0.5 असल में क्या होगा, 1/2 को ही ना, 0.5 आधा हो तो ये भी आधा है,
ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये नीचे 0.1 है, यहाँ V2 है, 2 से 2 कट गया तो यहाँ बच गया 2 बच गया, 0.1 बच गया, V2 बच गया। अब इसको कैसे सेट किया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए? अगर आपको डायरेक्ट पता है तो इसका आंसर 20 आ जाएगा, 2 को जब 0.1 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपका मैथ वीक है तो भाई थोड़ा-सा 1 पॉइंट आगे भेजोगे, जब 1 पॉइंट आगे भेजोगे तो ये हो जाएगा 1 × 10 की पावर -1 V2 हो गया। अब ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो ये 2 × 10 की पावर +1 हो जाएगा V2। फिर आपको +1 का लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 को इससे करिएगा तो 20 आ जाएगा। तब आप आंसर मैच कर लीजिए, 20 ml किसी जगह में होगा, तो ये आपका बी यहाँ पर सही हो गया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का है। इसके बाद अभी मैं अगला जो सवाल कराऊंगा डाइल्यूशन का, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा डाइल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन का। तो इसको लिख लीजिए और याद रखिए यही वाला फॉर्मूला न्यूट्रलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना है। कोई भी डाइल्यूशन वाला मत करिएगा, वरना आपका आंसर कुछ और आ जाएगा। आंसर तो उसमें से जाहिर सी बात है, वो पेपर के अंदर ना ऐसा आंसर दिया हुआ रहता है, अगर मैं इस फॉर्मूले से भी करूंगा ना तो आंसर मैच कर जाता है। आप करके देखो इस फॉर्मूले से, उन्हीं में से चारों में से एक ऑप्शन आया हुआ होगा, लेकिन वो गलत काउंट होगा। जब वो आपको ओएमआर शीट कंप्यूटर में जाता है तो उसमें वो नेगेटिव मतलब कि गलत कर देगा, उसको क्रॉस कर देगा। तो ये कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका डाइल्यूशन वाला भी करवा देता हूं। 2003 में डाइल्यूशन वाला भी साथ में आया था। क्वेश्चन 6 में पूछ रहा है व्हाट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। क्वेश्चन 5 की तरह ये लग रहा होगा। 0.1 मोलैरिटी NaOH। भाई इसका जो मोलैरिटी है 0.1 मोलैरिटी है, ठीक है, और टू प्रिपेयर्ड 1000 ml। अब इसका यकीनन इस टाइम कोई ना वॉल्यूम होगा, लेकिन वो वॉल्यूम मुझे नहीं पता। अच्छा, इसको अगर M1 मानना है तो इसको V1 मान लीजिए। आपने इसको प्रिपेयर करना है 1000 ml, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर वाटर को ऐड करना पड़ेगा। बताया रहा डाइल्यूशन वाला, क्योंकि देखिए दोनों जगह NaOH है, पहले भी NaOH है, बाद में भी NaOH है, न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है। आपने सोल्यूशन तैयार करना है 1000 ml का। अब 1000 ml यहां तक ले जाता हूं कि भाई इसका वॉल्यूम हो गया V = 1000 ml। जब 1000 ml हुआ तो कितना इसके अंदर अच्छा उस टाइम कंसंट्रेशन कितना हो गया इसका 0.01 m। ये अगर आपने M1 और V1 लिया था तो इसको आप M2 ले लो और इसको ले लो यहाँ पर V2। यहाँ पर आपका M1 V1 वाला जो डाइल्यूशन का फॉर्मूला वो अप्लाई हो जाएगा। प्रीवियस वाले में वो न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, इसलिए उसके अंदर N1 और N2 आ रहा था। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे M1 V1 = M2 और V2। M1 ये वाला लाइन है हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। V1 हमें मालूम करना है कि कितना वॉल्यूम होगा 0.1 में, यही आपसे शुरू मुझे व्हाट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम एट 0.1। M2 की वैल्यू कितनी है 0.01 है और V1 कितना है ये 1000 ml है। अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बिना कैलकुलेटर के। अगर किसी जगह में जाते हैं तो 2 पॉइंट यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये हो जाएगा 1 × 10 की पावर -2, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे पॉइंट है, पीछे की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 × 10 की पावर 1 2 3, 10 की पावर +3। हालांकि प्लस लिखते नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। यहाँ से 1 पॉइंट आगे बढ़ेगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाएगा तो 1 × 10 की पावर -1। V1 = सब 1 को छोड़ दीजिए, बस 10 की पावर सारा एक जगह लीजिए, -2, ये +3, ये -1 है। जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर +1। V1 = इसको पूरा सॉल्व करिए, +3 और ये +4 में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर +2 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 100 हो गया। तो 100 ml इसका आंसर होगा। तो आंसर देख लीजिए कि किसमें से मैच कर रहा है। ये इसका आंसर जो है सी से यहाँ पर आपका मैच कर रहा है। तो इस तरह से ये आपका सवाल आ गया। अच्छा, इसके अंदर इसका वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए कि कितना पानी इसके अंदर ऐड करना था 0.1 कंसंट्रेशन से, जो NaOH था, यकीनन इसके अंदर NaOH था, ठीक है, सवाल में लिखा हुआ था। और बाद में भी क्या है NaOH, कोई और चीज़ नहीं है, न्यूट्रलाइज नहीं, बस पानी ऐड कर दिया। कितना पानी आपने ऐड किया होगा तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदाजा लगा। अभी कैसे पता चलेगा 1000 में से आप V1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई भाई V1 की वैल्यू। तो 1000 में से इसको माइनस करिएगा तो हमें पता चल जाएगा 900 ml वाटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ऐसे कंडीशन में वाटर कितना ऐड करना है तो सब कुछ यही होगा। आपने ये निकालोगे 100 निकल कर, जब तक ये निकल कर नहीं आएगा 900 आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको पहले यहाँ पर V1 निकालना पड़ेगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया, आपको पता चल जाएगा पानी इसके अंदर कितना ऐड होगा। तो इसलिए यहाँ साइड में एक वर्डिंग भी मैंने लिख दिया। सो व्हेन 100 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी NaOH इज मिक्स विद 900 ml ऑफ वाटर।
जब इतना कंसंट्रेशन का हमारे पास सोल्यूशन होगा NaOH का, जब और इसके अंदर 900 ml वाटर ऐड करोगे, 900 ml ऑफ वाटर एंड मेड अप ऑफ 1000 ml, तो ये 1000 ml तक पहुंच जाएगा। उस टाइम इसका जो कंसंट्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 0.01 मोलैरिटी NaOH का कंसंट्रेशन। तो ये एक न्यूमेरिकल, और ये बताने का मकसद ये था कि भाई दोनों को मिक्स नहीं करिएगा। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर एसिड और बेस दोनों चीज आता है, डाइल्यूशन के अंदर एक ही होता है, या तो एसिड के बारे में बात करेगा, हो सकता है यहाँ पे NaOH के बजाय वो एसिड के बारे में बात कर ले, H2SO4 डाल दे, तो यहाँ पर भी H2SO4 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, H2SO4। फॉर्मूला अब भी यही वाला लगेगा। न्यूट्रलाइजेशन के लिए एक एसिड होता है और दूसरा बेस होता है। तो इसको जो लिखना है लिखिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, RC11O के साथ OH इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ, किसका जनरल फॉर्मूला है? तो ये सब तो आपको रटा रटाया होना चाहिए, पूरा सेकेंड ईयर के अंदर मौजूद है। स्टर है, कीटोन है, और एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अल्कोहल है। तो ये जो मैच कर रहा है RC11OH के साथ, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल में होता है R और OH होता है, अल्काइल में तो R और X होता है। एल्डिहाइड में जो RC11O के साथ OH नजर आ रहा है, OH नहीं होता है, सिर्फ H होता है। फिर अगर ईस्टर में चले जाएंगे तो आखिरी में जो RC11O के साथ H होता है, H नहीं होता, R होता है। और अगर कीटोन में जाएंगे तो RC11O के साथ जो OH नजर आ रहा है, OH हटकर वहां R आ जाता है। तो सारा तो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगला है 8वें में, अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन। अमाइनो एसिड किसका है भाई? मोनोमर प्रोटीन का है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास पॉलीमर बनता है और वो प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोटीन किस में है? तो भाई गोश्त में तो प्रोटीन होता है, बीज में भी होता है, मिल्क में भी होता है। बचा शुगर। शुगर असल में कार्बोहाइड्रेट के ट्रम में आता है, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें मौजूद होती है। वहां पे अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन वगैरह का कोई खास लेना देना नहीं है। तो शुगर हमारे पास इसका आंसर होगा। शुगर, अमाइनो एसिड शुगर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर अगला है, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता? 2001 में भी पूरा मैंने 7 आपको लिखवाया था। रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड कर रहा होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे, सरफेस एरिया पे, और इसके अलावा मैंने प्रेशर भी बताया था वहां पर कि इन केस ऑफ गैस और रेडिएशन और यानी सनलाइट वगैरह, इस सब पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछे किस पे डिपेंड नहीं करती, इसमें सारी चीजें आ गई। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया। अब इसमें स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट और मॉलिक्यूलर साइज ऑफ रिएक्टेंट, ये आपके बुक के अंदर नजर नहीं आएगा। असल में ये दोनों ना, जो टर्म नजर आ रहा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का जो होता है ना, किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर ये दोनों चीज लिखा रहता है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर का हिस्सा है। तो बचा यहाँ पर एक ही, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन से कोई खास लेना देना नहीं होता है। प्रोडक्ट का ताल्लुक वहां पर होता है जब प्रोडक्ट भी रिएक्शन को पीछे भेजता है रिवर्स साइड में, तो वो तो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आता है, वहां पर होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड जाने वाला वो सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट अपना खामोशी से बैठ जाता है, ये नहीं कहता है कि मैं भी पीछे भेजूंगा, नहीं, बस यहाँ गया रिएक्शन अपना रुकना स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, पीएच ऑफ अ सोल्यूशन 1 × 10⁻³ प्रोटॉन कंसंट्रेशन। प्रोटॉन असल में कौन होता है भाई? हाइड्रोजन को ही कहा जाता है, H पॉजिटिव और प्रोटॉन। प्रोटॉन में भी, यानी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होता है। अगर खाली H बोले तो इसको हम प्रोटॉन नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद, और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बच जाता है, और न्यूट्रॉन तो वैसे भी नहीं होता। तो आपसे पीएच पूछ रहा है, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव का फॉर्मूला लगाना है। प्रोटॉन और H पॉजिटिव बराबर है, तो कितना प्रोटॉन कह रहा है? 1 × 10⁻³ तो अब यहाँ पे लिख लो माइनस लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10⁻³ अब ये थोड़ा सा आपको मैथ के अंदर लॉग वाला होता है कि जो स्टार्टअप में होता है लॉग की प्रॉपर्टी, इसको सॉरी जो पावर बना हुआ रहता है, एक्सपोनेंट होता है, इसको स्टार्ट में बुला लेता है। तो ये यहाँ आ जाएगा -3, और ये लॉग इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ऐसे ही यहाँ से 0 वो 1 बन जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर से करना चाहो तो कर लो, वरना आप इसको याद कर लो। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +3। तो ये आपका आंसर, अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे मैंने लिख दिया, 3 आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। अच्छा जी, अगला 11वां, SO2 इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ। SO2 कैसे हासिल होता है? तो ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस का हिस्सा है। या तो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिला दो तो SO2 बन जाता है, या तो एक होता है FeS2, इसको जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हो तो SO2 बनता है, और इसके अलावा और भी आगे कोई FeO वगैरह हासिल हो रहा होता है। फिलहाल हमें इस पर बताना SO2 किस किस से बन सकता है। एक सल्फर से बन सकता है और एक FeS2 से, इसी का नाम होता है आयरन पायराइड।
तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पूरा डिटेल में ये सारा चीज़ आपको नज़र आ रहा होता है। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बनता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा होता है। विच वन हैज़ हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब ये भी पूरा डिटेल होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह, लेकिन आसान से अल्फाज में हमें इसको समझना है। तो भाई जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज होता है, जैसे कि अगर कहीं पे नज़र आ रहा है Na प्लस का 1 और कहीं पे नज़र आ रहा है कौन-कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, एक Mg दिया हुआ है, प्लस का 2 दिया हुआ है। तो जितना ज़्यादा ये चार्ज होता है, चलिए मैं एल्युमिनियम भी लगा देता हूँ, पास्ट पेपर में एल्युमिनियम भी बहुत बार पूछा जा चुका है अकेडमी वाले में। तो एल्युमिनियम का +3 जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा इनका उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो अगर इन तीनों में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका होगा, ठीक है? सबसे कम होगा इसका और ये दरमियान में। लेकिन आपके यहाँ पर ऑप्शन में मुझे एल्युमिनियम तो दिख ही नहीं रहा, तो अब बच गए ये दोनों। तो भाई इन दोनों मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। अच्छा सिर्फ मैग्नीट्यूड से ताल्लुक नहीं रखता है, इसका ना साइज़ वगैरह से ताल्लुक रखता है, लेकिन उतना डिटेल में मैं अभी नहीं जा सकता, वो थ्योरी जब पढ़ाते हैं तो उसमें हम जा रहे होते हैं। तो साइज़ से भी आपको अंदाज़ा होता है, फिर पूरा चार्ज रेशियो वगैरह पढ़ाया जाता है वहाँ पर। फिलहाल इन दोनों में मैग्नीशियम वाला जो आंसर सही है, अगर एल्युमिनियम आ जाता तो +3 होने की वजह से उस पर आप टिक लगा देते। नेक्स्ट है X प्लस आयन कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, व्हाट इज़ द मास नंबर? तो मास नंबर आपने मालूम करना है। तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? ये A इज इक्वल टू Z प्लस N, या तो ये लिख लो या तो Z, असल में Z भी लिख सकते हो और ये एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हो, वो भी लिख देता हूँ। A इज इक्वल टू P प्लस N। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब सम करते हैं तो उससे मास नंबर निकल कर आता है। A का मतलब मास नंबर, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, N न्यूट्रॉन। यहाँ देख लो तो A का मतलब मास नंबर, P का मतलब प्रोटॉन, N का मतलब न्यूट्रॉन। किसी भी फॉर्मूले से आप लगा सकते हो, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के अंदर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, कंफर्म होता है, और प्रोटॉन निकलता भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो सकता है। तो सवाल के मुताबिक वो कह रहे हैं कि x+1 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बता रहे कि इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 है, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 20 है। लेकिन +1, ठीक है, -18 +1 का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। लॉस करने का मतलब पहले इसके अंदर ना 19 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जितना इलेक्ट्रॉन होता उतना ही प्रोटॉन होता। अगर मैं पूछूं इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, तो आप ये नहीं बोलना है कि सर अभी तो आप कह रहे हैं जितना इलेक्ट्रॉन होता उतना ही प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पर 18 लिख दूं, नहीं, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन इसके मुताबिक है, लेकिन इसमें पहले कितने थे, 19 थे। एक्स जो अपना ओरिजिनल वाला था उसमें 19 थे, एक चला गया, लेकिन प्रोटॉन थोड़ी गया होगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये 19 हो गया। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर दीजिए, तो 20 और 19 को सम करिएगा तो हमारे पास 39 आंसर आएगा, और इसका आंसर ए ठीक हो गया यहाँ पर। अच्छा जी, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इन वाटर ऑक्सीजन ऑर्बिटल आर हाइब्रिडाइज। तो H2O के अंदर, ये जो अगर H2O है इसके अंदर ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। पूरा डिटेल वगैरह चैप्टर में मौजूद होता है, इसका शेप वगैरह कैसा होता है, बैंड, एंगुलर, सारा चीज़ दिखा हुआ मिल जाएगा। आगे आते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4 इज। KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर 2002 के अंदर भी ये सवाल आया था, वही KMnO4। वहां पर इसको सॉल्व भी करवाया था, वहां से देख लीजिएगा, इसका जो आंसर आया था +7 आया था। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन। नाइट्रोजन के अंदर ये भी रिपीट हुआ 2002 का। नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, पहला सिग्मा होगा और बाकी दूसरा भी पाई होगा, तीसरा ही पाई। इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई होना चाहिए। किससे मैच कर रहा है, सी से। जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइड इज, ये भी रिपीट हुआ, उस टाइम भी बताया था। अमाइड का जो होगा वो हमारे पास ए से इसका आंसर मैच करेगा। एक आर के साथ NH2 नजर आ रहा था, उस टाइम भी बताया था, ये असल में अमाइन के लिए होता है, अमाइड के लिए नहीं होता है ये। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर। कौन सा मॉलिक्यूल हमारे पास लीनियर है, H2O है, C2H4 है, SO2। तो भाई जितने भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे वो सेम एटम से मिलकर बने या डिफरेंट एटम से मिलकर बने, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर। जैसे कि सेम एटम से मिलकर डायटॉमिक मॉलिक्यूल कौन कौन है भाई, जो 2 एटम से, जैसे हाइड्रोजन है तो इसका मतलब H और H होगा, इसका स्ट्रक्चर लीनियर। O2 है, आपके पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो सेम एटम से मिलकर बना है तो O डबल बॉन्ड हो, इसका स्ट्रक्चर भी लीनियर। इस तरह से HCl है, ये भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसको होमो एटॉमिक नहीं बोलेंगे, इसको हेट्रो एटॉमिक, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ HCl। अगर कोई पूछे इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये भी लीनियर है। ये जो स्ट्रक्चर वगैरह टेढ़ा और कभी 4 कोना कभी 3 कोना निकलता है, ये सब
जब 3-4 एलिमेंट आते हैं ना उस टाइम ये सारा कहानी होता है। 2 एलिमेंट पे हमेशा जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है वो लीनियर मिल रहा होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। इसी तरह से अगला है द ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट डोंट कंटेन एनी मेटेलिक एलिमेंट। तो भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी आपको पी ब्लॉक में नजर आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप चले जाओ कोई भी लाइन में, जैसे बोरोन वाले लाइन में चल जाओ, पी ब्लॉक में बैगन, आलू, गाजर, इन, तली नहीं, तो ऊपर आपके मेटलॉइड वगैरह होते हैं, फिर मेटल इसके बाद आना शुरू हो जाते हैं, पी ब्लॉक की लाइन है। इस तरह से अगर आप जाते हो कार्बन वाले लाइन में, तो कै, सी, गीत, सुनाओ, पाबू, फ्लेविया, तो ऊपर आपके तो ये तो नॉन मेटल है, फिर ये मेटलॉइड है, फिर इसमें ये मेटल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये टिक लगा रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा नाइट्रोजन वाले लाइन में चले जाओ, नाइट्रोजन आएगा ना, हाँ, नाना, पाटिगर, ऐश्वर्या, सब, बिहारी, मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स, पे, क्या था सब, हाँ, पे का कोई लेना देना। अब यहाँ पर भी जाइए, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड, और फिर नीचे मेटल स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन वाले लाइन में जाइएगा, ओ स्टाइल से टी पो लाइफ, ऊपर वाला आपका नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और फिर नीचे मेटल स्टार्ट हो जाता है। हेलोजन वाले लाइन में आइए, फिर कल, बार, आई, आत्मा, तस्लीमा, यहां तक का तो नॉन मेटल है। फिर यहां से जो एस्ट्रेडिन है ना, इसके ना मेटालिक प्रॉपर्टीज दाखिल हो जाता है। अब एक रह गया जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में ही, नी और करीना से रंगवाना, ओजी, पूरा का पूरा हमारे पास गैस में अंदर आता है, और पूरे के अंदर आपके नॉन मेटेलिक की प्रॉपर्टीज है, मेटल की प्रॉपर्टीज यहाँ नहीं आती। तो ये आपको ग्रुप 8A बोलो। अब 8A का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, तो आप लोग इसमें जीरो ग्रुप लगा सकते हो। ठीक है, और ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप 7A में कुछ लोग सोचते हैं ना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे तो नॉन मेटल है, नहीं, एस्टेरिन के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज दाखिल हो जाती है। आगे आइए, एवापोरेशन ऑफ वाटर इज प्रोसेस। एवापोरेशन ऑफ वाटर किसका प्रोसेस होता है? तो भाई एवापोरेशन होता है किससे? भाई एक कंटेनर मौजूद है, अब ये आता कहाँ से? जो सनलाइट वगैरह कहीं से भी ये हीट लेगा, हीट इसके अंदर घुसेगा, इसके अंदर ऐड होगा, और वाटर एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। ये वाटर है, अब वाटर इसको हमने सिस्टम मान लिया। अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो जाए तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसके अंदर हीट ऐड हो रहा है। अगर देखना चाहो तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का पूरा डिटेल मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, आपको उसका थंबनेल स्क्रीन में दिख रहा होगा, लिंक ऐड कर दूंगा। अगला है फोर कंप्लीट 21वां, 1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, ये सवाल रिपीट हुआ है 2002 के अंदर, इसका पूरा डिटेल, क्योंकि ये सवाल सॉल्व करने में वहाँ टाइम लगा था, दोबारा टाइम लगेगा, तो वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो आंसर सही था वो ए था, हाँ, ए सही था। और मैंने कहा भी इस तरह के आंसर जो होते हैं ना, वो पहले या दूसरे में ही सही कर दिए जाते। 2002 में जाके देख लीजिएगा, एमसीक्यूज नंबर शायद 23, 24, 25 इन्हीं में से कोई सा एक था, आखिरी के एमसीक्यूज थे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन एनी सॉलिड चेंज टू गैस विदाउट मेल्टिंग द प्रोसेस सेड टू बी। जब कोई चीज सॉलिड से, वैसे तो सॉलिड से हमेशा जो चीज होता है ना, वो पहले लिक्विड बनता है। जब सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बनेगा तो उसको बोलेंगे मेल्ट होना। लेकिन अगर सॉलिड से कोई चीज डायरेक्ट गैस में चले जाए तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो ये आप लोगों ने याद रख लीजिएगा। आगे है गामा रेज है। गामा रेज के अंदर कौन सा, गामा रेज का तो एक तो कोई मास नहीं होता है, जीरो मास है, और कोई चार्ज भी नहीं होता है। तो किससे मैच कर रहा है ये? जीरो मास और जीरो चार्ज, बी से मैच कर रहा है। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, पहले इसमें जो लिखना लिखिए, थोड़ा बोर्ड क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 24, इंटरनल एनर्जी 15, एक्टिवेशन एनर्जी इज 39, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी सारा क्या है, इस तरह ग्राफ होता है। कोई भी, जैसे कोई रिएक्टेंट है, तो हर रिएक्टेंट के अंदर ना अपना कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होता है, लाजमी होता है। ये इंटरनल एनर्जी है, कितना इंटरनल एनर्जी दिया हुआ? 15। ठीक है, इसको बाद में कोई ना कोई प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, दोनों बराबर भी हो तो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, वो अलग अलग जगहों में डिपेंड कर रहा हो, तो उस तरफ नहीं जाना। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है तो वो डायरेक्ट नहीं बनता, ये स्टेट नहीं बनता। रिएक्टेंट के अंदर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है। जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एक वक्त आएगा वो बोलेगा बस, और अब मुझे एनर्जी नहीं चाहिए। अब वो नीचे उतरेगा, तो नीचे उतरने के लिए एनर्जी तो चाहिए नहीं होता है, सिर्फ इस पीक पॉइंट तक पहुंचाने के लिए एनर्जी चाहिए होगा। ठीक है, इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट या तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वगैरह से नाम से जानते हैं। इस वक्त जो एनर्जी होगा उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जितना एनर्जी हमने इसके अंदर प्रोवाइड किया है, अपना 15 था, और हमने कितना प्रोवाइड किया इसके अंदर, सवाल में से देखना पड़ेगा,
39 ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी 39 हमने प्रोवाइड किया, 15 इसके अंदर मौजूद था। अब थ्रेशोल्ड क्या है, अगर मैं पूछूं इस जगह का एनर्जी क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी है ये कितना है 15 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एनर्जी कितना 13 है। अगर मैं पूछूं इस जगह का एनर्जी कितना होगा, तो आप इन दोनों को जाहिर सी बात है सम करोगे तो इस पॉइंट का निकल कर आ जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इन दोनों का सम करके निकल कर आता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में कभी आ जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर होता है इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसको आगे पीछे करके बाज़ अगर पेपर के अंदर ने फॉर्मूला ही पूछ लेता है, बाज़ अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछ लेता है, तो फिर आप इंटरनल एनर्जी को यहाँ भेज कर थ्रेशोल्ड एनर्जी से माइनस करिएगा और एक्टिवेशन एनर्जी भी आपका निकल कर आ जाएगा। तो फिलहाल अगर इसके मुताबिक अभी तो मुझे थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना है, तो 15 और 39 को सम करिएगा तो ये हो जाएगा 54, या यहाँ से कर लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए। तो ये आपका आंसर कौन सा मैच कर गया, 54 बी मैच कर गया। अच्छा जी, एक आखिरी एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज निक्लोफाइल। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई बेंजीन हमने पढ़ा हुआ है, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बेंजीन टॉपिक के अंदर यही पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन के सल्फोनेशन पढ़ा होगा, नाइट्रेशन पढ़ा होगा, हेलोजनेशन पढ़ा होगा, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखिए बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है, यही है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन बेंजीन इटसेल्फ निक्लोफाइल है, तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। देखिए भाई, बेंजीन एक निक्लोफाइल होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें गलतफहमी में रहते हैं कि भाई बेंजीन के टॉपिक में इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा है तो बेंजीन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। नहीं, मतलब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेंजीन खुद एक निक्लोफाइल है। देखिए निक्लोफाइल है तो निक्लोफाइल में कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। बेंजीन कैसा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक देता है। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इसमें रिएक्शन करेगा। बेंजीन निक्लोफाइल है तभी तो पॉजिटिव वाले को ये मिलने की इजाजत देता है। अगर बेंजीन भी खुद इलेक्ट्रोफाइल बन जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास निक्लोफाइल है, और निक्लोफाइल का डेफिनेशन वैसे ही पता होना चाहिए। निक्लोफाइल वो चीज होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसको हम निक्लोफाइल बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जैसे कि ई पॉजिटिव है ना, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और बेंजीन के अंदर क्यों ज्यादा, भाई इलेक्ट्रॉन की पूरी डेंसिटी होती है, बीच में इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास रोटेट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसलिए निक्लोफाइल है। और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब इलेक्ट्रोफाइल में कोई भी आ जाए, Cl पे पॉजिटिव आ जाए, NO2 के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, इस तरह से CH3 के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, अलग अलग आप लोगों ने SO3H के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, ये सब इलेक्ट्रोफाइल पे होगा, क्योंकि सब में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब सब में इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और जो इलेक्ट्रॉन रीच होता है वो निक्लोफाइल के अंदर आता है। तो इसके तो मुताबिक ये सही होगा। अब कुछ लोग BF3 में परेशान होते हैं कि भाई BF3 कैसे पता चलेगा। तो देखिए BF3 की कहानी क्या है, फ्लोरीन इसके अंदर 3 बार है, ये तो हो गया। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, या तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अगर बोरोन क्या नाम है, हाँ बोरोन पर गौर करिएगा, तो बोरोन का क्या अपना ऑर्बिट मुकम्मल हो गया, गिनिए 1 2 3 4 5 6। बोरोन को मुकम्मल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन दरकार होगा। अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन नीड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीड बोलो या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, DFICI डेफिशिएंट। अब स्पेलिंग गलत तो देख लीजिएगा, डिफिशिएंसी कमी को कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी इसके अंदर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन रीच है। इस तरह से आपका बी कट गया, ए लग गया। ब्यूटेन तो ऑलरेडी मुकम्मल होता है, उसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता ना कम होता, एक नॉर्मल कंपाउंड है। और बोथ ए एंड बी, तो बी तो मैंने पहले आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के अंदर काउंट होता है, ठीक है। या तो इस पॉजिटिव चार्ज हो तब भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब BF3, अब इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो अब इसको कैसे पहचानो, कंपाउंड को खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद चेक करना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या तो इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर कमी। तो जब ये बात करें, एक और देख लीजिए NH3, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए NH3 क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल है या निक्लोफाइल है। अब आप इससे कंपेयर कर लेते हैं, नहीं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 5। 5 का मतलब 1 2 3 4 5, 3 बार हाइड्रोजन लगा हुआ, एक इधर लगा दिया, ठीक है, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। नाइट्रोजन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 मुकम्मल है, और 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ भी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये भी निक्लोफाइल के अंदर काउंट होगा। तो ये आपका 2003 का जो सवाल था वो मुकम्मल हो गया।
और अब हम अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो 2004 के लिए होगी, तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आपको ज़्यादा ढूँढना ना पड़े। तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।